अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये हार्ट की मैं मार्किंग्स ना स्टार्ट करने लगा हूँ। सबसे पहले तो ये हार्ट के अंदर अब जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है ना, वो मैंने इसी पेज पे लिखे हुए हैं। जिस तरह साइनस अरिथमिया पूछा गया है, हार्ट ब्लॉक्स फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और ना थर्ड टाइप हार्ट ब्लॉक्स। ये हार्ट ब्लॉक्स सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सरसाकी भी हार्ट ब्लॉक्स बहुत पूछते होते हैं। इसके अलावा हार्ट साउंड्स यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आगे सर्कुलेशन के अंदर ना 23rd चैप्टर में आपको मिलेंगे। रिफ्रैक्टरी पीरियड आपने उसमें भी पढ़ा होगा, नर्वस मसल में भी, यहाँ पे भी है, वो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है। स्टोक्स एडम सिंड्रोम है, ये इंपॉर्टेंट है। कार्डिक साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए भी, एससीक्यू के लिए भी, वाइवा के लिए भी। कार्डिक साइकिल तो मस्ट है ना, आपको याद होना चाहिए। और उसके साथ जो जो उसकी वेरिएशन है वो मैं बता दूंगा। इसके अलावा ना आगे आपको पता चलेगा ये प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस कुछ होती हैं वो, फिर वेंट्रिकुलर मसल जो होता है उसका एक्शन पोटेंशियल आपको आना चाहिए, और साथ साथ जो एस ए नोड वगैरह है ना, इनके अंदर जो एक्शन पोटेंशियल है वो आपको पता होना चाहिए। एट्रियल फिब्रिलेशन जो है ये भी एक एरिथमिया है, इसका पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको ना डिफरेंट आइंस के ना हार्ट के ऊपर, हार्ट की कंडक्शन के ऊपर इफ़ेक्ट्स पता होने चाहिए। तो हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया के इफ़ेक्ट्स पता हों। इसके अलावा आपको ना हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, इन सब के इफ़ेक्ट्स पता हों। इसमें से हाइपोकैलीमिया और हाइपरकैलीमिया ज़्यादा ना इम्पॉर्टेंट होते हैं हार्ट के ऊपर इफेक्ट के, और ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन भी है। इसके अलावा हमारे पास ना आपको हार्ट के ऊपर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक अफेक्ट्स जो हैं ये पता हों। ये मैं आपको वो टॉपिक्स जो बता रहा हूँ, ये जो कॉन्सेप्चुअल वाले हैं, इनको आपने ना डिफरेंट रिसोर्सेज से देखना है। आप नजीब के लेक्चर्स भी ले सकते हो, आप निंजा के भी ले सकते हो, गूगल भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ना ये वास्ट टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से ना करो, इन पे ग्रिप अच्छी बनाना। तो उसके बाद कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट अभी मैं बता देता हूँ, ये भी पूछा गया, ये भी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। इसके अलावा ना होते हैं कुछ लेफ़्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम चेंजेस, ये आपके पास ना वो को ना कुछ LVPL लूप्स होते हैं, उन वो करने होते हैं। और ECG बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ECG तो वाइवा में, निश्तर में तो वाइवा में ECG मस्ट है, आपका पहला सवाल ही ECG का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये स्टार्ट करते हैं हम। एक सवाल तो मेजर आपसे ये किया जाता है कि एसए नोड के एक्शन पोटेंशियल और वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल जो है ना, इनका आपस में डिफरेंस बताओ, ठीक है। तो ये आगे आप चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल से भी पढ़ लोगे। थोड़ा थोड़ा आपको बस ये पता होना चाहिए कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल दोनों का डिफरेंट है, उसका -60 है, उसका -90 है। उसमें सोडियम फास्ट चैनल्स होते हैं उसमें, और ना फास्ट कंडक्शन होती है, वेंट्रिकल्स में स्लो कंडक्शन होती है। इसके अलावा ये जो है ना, अब ये कार्डिक मसल सेल यानी ये वेंट्रिकल वाला ही होता है और एसए नोड वाला है। तो इनकी देखें ये डायग्राम्स जो बनाई हुई है ना, इनमें डिफरेंस है। ये अब डिटेल में आगे पढ़ोगे, लेकिन मैं सवालात में बता रहा हूँ कि एसए नोड पोटेंशियल और वेंट्रिकुलर का डिफरेंस आपको लाजमी आना चाहिए। फिर मैंने ऊपर कहा था कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट जो होता है ना, वो आपको आना चाहिए। तो उसमें ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, ये आप इसी तरह करके सवाल के तौर पर इसी से यहीं से कर लेना, ये अच्छे से कर लेना कि इसके अंदर एसए नोड होता है, फिर ना एवी नोड होता है, फिर बंडल ऑफ हिज होता है, फिर परकंजी फाइबर्स होते हैं। सारों के उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि कितनी एक्शन पोटेंशियल्स पर मिनट ना एट रेस्ट उसमें से गुजर रही होती हैं, ठीक है। फिर यहीं इसी से एक सवाल यूँ किया जाता है कि एसए नोड को फिर पेस मेकर ऑफ हार्ट क्यों कहते हैं, ठीक है। बिकॉज आपके पास उसके अंदर से सबसे ज़्यादा एक्शन पोटेंशियल्स गुजर रही होती हैं। यही अगर ना एसए नोड ख़राब हो जाए तो फिर क्या होगा। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे एवी नोड के अंदर 40 to 60 एक्शन पोटेंशियल्स जा रहे होते हैं। तो ना ये एवी नोड जो होगा ये आपके पास ना पेस मेकर बन जाएगा, क्योंकि जो एसए नोड है ना, ये बाकी सारों की एक्टिविटी को ओवरराइड कर जाता है, क्योंकि इसमें से सबसे ज़्यादा एक्शन है, इसलिए ये पेस मेकर होता है, ठीक है। अगर एवी नोड भी ख़त्म हो जाएगा तो नीचे परकंजी फाइबर्स में 20 to 40 एक्शन पोटेंशियल्स पर मिनट होते हैं। तो ना ये आपके पास ना फिर वो पेस मेकर बनेगा, लेकिन ये लाइफ सस्टेनिंग नहीं होता। तो ये कंडक्टिंग सिस्टम आपने यहाँ से अच्छे से कर लेना, डायग्राम शायग्राम आप साथ देख लेना इसकी। फिर आपके पास ना कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डिक मसल, ये मैंने फिर दोस्त से ही लिखी थी। आपका ये अगला पेज आप देखोगे ना, तो इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना आपको बड़ी रैंडम करके मिलेंगी। तो ये ना प्रॉपर्टीज़ इस तरह 8 9 10 हैं ये प्रॉपर्टीज़, यहाँ से इस तरह करके देख लेना। फिर कुछ टर्म्स हैं जो आपको लाजमी पता होना चाहिए, जिस तरह एंड EDV, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, MCQ आती है। फिर एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। फिर स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड स्ट्रोक एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, यानी सिस्टोल के एंड पे जो वॉल्यूम होता है हार्ट में, और डायस्टोल के एंड पे जो होता है वो, और फिर उनका डिफरेंस जो होगा वो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम वही कि आपके पास ना
उतना वो वाला ब्लड की अमाउंट जो एक हार्ट बीट के अंदर ना आयोटा में जाती है, वो 70 ml पर बीट हो जाती है जब उनका डिफरेंस निकाल लें। ठीक है, कौन कौन से 3 फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रोक वॉल्यूम को अफेक्ट करते हैं? कॉन्ट्रैक्टिलिटी, प्री लोड और आफ्टर लोड। प्री लोड और आफ्टर लोड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से होना चाहिए, नाम से बताते हैं प्री लोड क्या है और आफ्टर लोड क्या है। आफ्टर, मैं अगर यहीं पर थोड़ा बता दूँ तो आफ्टर लोड से मुराद है कि यानी आपके पास आगे आयोटा के अंदर अब ना ब्लड जाना है ना तो हार्ट से, तो आपके पास ना अब आयोटा के अंदर कितनी ज़्यादा आपके पास ना रेजिस्ट फोर्स है जिसके अगेंस्ट ब्लड को पंप करना है, वो आफ्टर लोड होगा। यानी बाद में जो हार्ट के बाद चीज़ है, जिस जगह जहाँ जाना है ना, वो कितनी फोर्स ब्लड के अगेंस्ट लगा रही है। ठीक है, तो इट इज़ द फोर्स अगेंस्ट विच द ब्लड हैज़ टू कॉन्ट्रैक्ट टू इजेक्ट, द हार्ट हैज़ टू कॉन्ट्रैक्ट टू इजेक्ट ब्लड। ठीक है, तो वो आफ्टर लोड होगा। प्री लोड क्या होगा? प्री लोड वही होगा कि यानी आपके पास पीछे से हार्ट के अंदर अब आना था ना ब्लड ने, तो आपके पास जो कार्डिक मसल सेल की कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो इनिशियल स्ट्रेचिंग होती है ना, जो उसकी प्री यानी पहले से उसके अंदर जो एक ना स्ट्रेचिंग सी प्रेजेंट होती है, उसे प्री लोड कहते होते हैं। ठीक है, तो यह इसको आप ना प्री लोड को एंड डायस्टोलिक प्रेशर भी कह सकते हैं कि डायस्टोल के एंड पे जो प्रेशर होता है ना उसको प्री लोड कहते हैं। तो ये आप आगे कॉन्सेप्ट इसका अच्छे से ले लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कार्डिक आउटपुट हमारा प्रॉफ का सवाल था, ये आपको बताना चाहिए, इसका फार्मूला आना चाहिए और इसकी वैल्यू भी आनी चाहिए। 5 लीटर्स होती है आपके पास, इसका एक वो इसी फार्मूले से कैलकुलेट भी करना आना चाहिए, हमारा कैलकुलेट करने के लिए आया था। इजेक्शन फ्रैक्शन आपको आने चाहिए कि क्या होती है इजेक्शन फ्रैक्शन, फिर आगे उसके ना वैल्यू 60% होती है नॉर्मली, उसका फार्मूला स्ट्रोक वॉल्यूम ओवर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये आपको लाजमी आना चाहिए। उसके बाद आपके पास ना बस ये सारा चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट हो। फिर यहाँ पे अब आ जाते हैं ना हम, तो इसके अंदर अब आप देखो तो ना ये स्टार्ट में वही कार्डिक मसल के बारे में ना उसकी प्रॉपर्टीज़ ही वही वाली बताई हुई हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है कि कार्डिक मसल एक सिंसीटियम के तौर पर क्यों काम करता है। उसके अंदर 2 बातें हैं कि उसमें इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं, ठीक है, और इसके अलावा ना गैप जंक्शन होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इन दोनों चीज़ों की वजह से ना आपके पास सिंसीटियम के तौर पर ये काम करता है। 2 तरह की सिंसीटियम की उसने एग्जांपल दी है, एक एट्रियल सिंसीटियम जो एट्रिया मिलके बनाते हैं, ठीक है। फंक्शनल सिंसीटियम वही होता है यानी वो पूरा का पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है सिंगल यूनिट, एक यूनिट के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट करते होते हैं। फिर एक वेंट्रिकुलर सिंसीटियम होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा और इन दोनों को आपस में जोड़ता कौन है? एवी बंडल जोड़ता होता है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमारे पास ना अब ये एक्शन पोटेंशियल इन द कार्डिक पोटेंशियल है ना, ये यहाँ पे ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये इन्होंने ना कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे ये बनाएंगे फास्ट सोडियम चैनल्स और ना प्लेटू वगैरह का, तो इसको एक दफ़ा रीड कर लेना। उसके बाद ये जो है ना कि फेजेस ऑफ कार्डिक मसल एक्शन पोटेंशियल, ये वो है जो कि आपके पास ना कार्डिक जो मसल होता है ना, जो एट्रिया के अंदर भी है और वेंट्रिकल के अंदर भी है, उसका एक्शन पोटेंशियल, ये सारे फेजेस इंतहाई इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है ये। आपने ये सारे चारों फेजेस करना, आपको पता होना चाहिए कौन सा चैनल कब ओपन होता है, कौन सा कब क्लोज होता है, उनसे होता कौन से आइंस आते हैं, उनकी आइंस के आने से क्या होता है, और ऊपर वाली डायग्राम्स जो हैं इनको भी आपने साथ ही बनाना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मैंने बताया था रिफ्रैक्टरी पीरियड, तो 2 उसकी टाइप्स होती हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है। तो इनको आपको लाजमी पता होना चाहिए और डेफिनेशन आनी चाहिए इनकी आपको, और ना डेफिनेशन और ये डायग्राम वगैरह बना के, और बस इसका टाइमिंग्स जो मैंने लिखी हुई है ना ये भी देख लेना, ठीक है। ये मैंने शायद ना वो प्रॉफ के एमसीक्यूज़ में से देखी थी इसकी वैल्यूज़ के। रिफ्रैक्टरी पीरियड एट्रिया का 0.15 सेकेंड होता है, फिर लॉन्ग माइलिनेटेड फाइबर का 1/2500 सेकेंड होता है, वेंट्रिकल्स का 0.5 to 0.3 सेकेंड होता है, और रिलेटिव जो ये एब्सोल्यूट वाला और रिलेटिव जो होता है वो 0.05 सेकेंड होता है। तो ये देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ना आगे, अच्छा अब ये जो है ना, ये अभी चीज़ों को छोड़ देना, बस इसकी ये डायग्राम देख लेना कि किस तरह कार्डिक मसल में कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये आपने स्मूथ मसल वाले के अंदर भी आप इसको देखा होगा, और इसको यहाँ से देख लेना। वही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से जो कैल्शियम निकलता है, सरका वाला, सर्वाइवा में सर ने पूछा था कि सरका क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैल्शियम एटीपेज जो है ना, उसको सरका कहते होते हैं, ठीक है। तो ये सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर होता है, तो ये लाजमी कर लेना।
फिर आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि है कार्डिक साइकिल। इसका एक एक लफ्ज़ इम्पॉर्टेंट, डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है इसकी। आपको यहाँ से इसकी ये डायग्राम रटी होनी चाहिए। हमारे असेसमेंट के अंदर भी ये डायग्राम A to Z ड्रॉ करने के लिए आई थी, तो आपको ये A to Z आनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कौन से फेज़ में किधर है ये डायग्राम, बिकॉज इससे बहुत सारे MCQs आते हैं। ये देखो इसके अंदर ये ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने बताया हुआ है कि एट्रियल प्रेशर के पूरी ना कार्डिक साइकिल के अंदर किस तरह चेंज होता है, एट्रियल वॉल्यूम किस तरह चेंज होता है, वेंट्रिकुलर प्रेशर किस तरह चेंज होता है, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम किस तरह चेंज होता है, ECG कब कहाँ पे किस तरह की होती है हमारे पास, और ना हार्ट साउंड्स किस तरह के होते हैं, ठीक है। और उसके बाद MCQs जो सर बनाते हैं ना, तो वो इन सब को ना मिलाकर आपको, तो आपके दिमाग में अगर इसका पक्का इमेज होगा ना तो ही आपको पता होगा। और मैंने ना इसके अंदर से जिस तरह MCQs आते हैं ना, तो उस तरह करके ना इस पेज के ऊपर मैंने ना लिखा था कि जिस तरह सर यूँ सवाल करते हैं कि आपके पास ना आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हुई है, ठीक है, इस फेज़ के अंदर आपके पास ना वो एस वेव ना ECG की चल रही थी। अब यहाँ पे कौन सा हार्ट साउंड है, तो आपको पता होना चाहिए S1 हार्ट साउंड होगा, ठीक है। फिर सर यूँ भी पूछ सकते हैं कि S2 हार्ट साउंड था, ठीक है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हो रही थी। अब बताओ ये ECG के किस ना फेज़ के साथ, ये किस ECG के पॉइंट के साथ ये कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, तो ये T वेव के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रही होती है। तो ये चीज़ आपको लाजमी पता होना चाहिए। उसके बाद आप ना इसको ना इस तरह का, इस लिहाज से आपने इस डायग्राम को सबसे अच्छे से करना है, बाकी थ्योरी रीड करते जाना। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना इसकी टाइमिंग्स, सिस्टोल्स और ना डायस्टोल्स की टाइमिंग्स की हुई हैं और उनके फेजेस सारे की, तो ये लाजमी देख लेना ये टाइमिंग्स। उसके बाद ना ये बस ये एक्स्ट्रा बातें हैं, इनको देखना चाहो तो देख लो, वरना इतनी कोई ख़ास नहीं। कार्डिक साइकिल जो पूरा है ना, उसको मैंने ना यहाँ पे लाइन वाइज ना पूरा थ्योरी को ना फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक किया हुआ है कि सबसे पहले कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर वो किस तरह होती है, उसमें क्या क्या होता है, फिर पीरियड ऑफ इजेक्शन उसका पूरा, फिर डायस्टोल होता है, फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होती है, फिर रैपिड फिलिंग, स्लो फिलिंग। ये आपको किताब में भी मिल जाएगा। मैंने एक फ़्लो चार्ट की फॉर्म में किया, तो मुझे फ़्लो चार्ट की फॉर्म में क्योंकि चीज़ें याद रहती हैं। फिर मैंने निंजा का लेक्चर लिया था, जिसके अंदर आपको ना वो उसने ये सा चीज़ समझाई हुई है कि आपके पास कौन सा वॉल्व कब बंद होता है, कौन से फेज़ है। ये MCQ में आपके बहुत हेल्प करता है, तो ये भी अगर आप देखना चाहो लेक्चर देख लो, नहीं तो ये चार्ट यहीं से देख लेना तो हो जाएगा। ये जो है ना प्रेशर चेंजेस इन द एट्रिया A, C एंड V वेव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कार्डिक साइकिल के अंदर आपको ना ये मिलेंगी प्रेशर चेंजेस जो इसके अंदर हैं। यहाँ पे करके ना आपको प्रेशर चेंज ये डॉटेड में है ना A, C, V और V, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग से आपसे ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है, ये आपको यहाँ पे पिंक बॉक्स करके मिलेगा, ये है। बाकी जो मैंने फ्लो चार्ट दिखाया ना, उसके अंदर यही सारे फेजेस जो अगले वाले ये सारे हैं ना, ये 4 फेजेस एक्सप्लेन किए हुए हैं। अच्छा, तो उसके अलावा ना कार्डिक साइकिल यूँ भी आ जाता है कि आपसे वो कहते हैं कि ना आप आयोटिक प्रेशर के अंदर जो पूरे कार्डिक साइकिल में चेंजेस आ रहे हैं ना, उनको विद डायग्राम एक्सप्लेन करो। तो आपके पास ना, अब ये देखो, ये सारा का सारा मैंने ना इन सारों को अलग अलग करके ना यूँ करके एक्सप्लेन कर लिया था कि ना जिस तरह उसको अलग करके हर फेज़ में जो जो हो रहा है साथ उसकी थ्योरी कर ली। इससे आसानी रह जाती है समझने में भी और ना पेपर वाले को समझाने में भी। इस तरह एट्रियल प्रेशर, ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन था, एट्रियल प्रेशर को आप वो पूछते हैं, एट्रियल प्रेशर में वही A, C और V वेव वाला, तो वो आपसे ना यूँ कर सकते हैं। उसके अलावा वेंट्रिकुलर प्रेशर के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं, उसकी डायग्राम अलग से आपको आनी चाहिए। वेंट्रिकुलर प्रेशर के अंदर क्या चेंजेस होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसका ना कार्डिक साइकिल का डॉक्टर नजीब का बहुत कमाल लेक्चर है, लाजमी ले लेना कार्डिक साइकिल के ऊपर डॉक्टर नजीब का लेक्चर। उसके बाद हमारे पास ना ये वाले कार्डिक साइकिल की बात यहाँ तक कंप्लीट हो गई। हाँ जी, फिर हमारे पास ना ये इसके अंदर ये आयोटिक प्रेशर कर्व भी वही उसी में ही आ जाएगा। इस आयोटिक प्रेशर कर्व के अंदर ना यहाँ पे इंसिसूरा एक वर्ड होगा, इसको देख लेना, ये MCQ के अंदर पूछा जाता है इंसिसूरा, ठीक है। तो और ना ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है ही। उसके बाद हमारे पास ना यहाँ पे आ जाता है एक ग्राफ आपको मिलेगा, पहले मैं किताब वाला दिखा दूँ। ये एक्चुअली में है हमारे पास वॉल्यूम प्रेशर डायग्राम, या इसको हम लूप कह देते हैं, जो कि लेफ़्ट वेंट्रिकुलर ना प्रेशर और वॉल्यूम दोनों दिखा रहा होता है, ठीक है। अब सर साकी जो है ना वो पढ़ाते हुए भी कराते हैं, और इसके अलावा पेपर में भी ना बहुत सारे सिनेरियोज इसके साथ जोड़ देते हैं कि ये क्या होगा तो उसमें क्या होगा, क्या अगर बंदा जो है उसको डायरिया है तो उसके प्रेशर वॉल्यूम लूप पे क्या अफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसके अंदर ना 4 फेजेज़ होते हैं। अब ये उन 4 फेजेज़ के, अब जिस तरह हाइपोवोलीमिया का अगर होगा ना,
होगा। तो उसके अंदर हाइपोवोलीमिया कब होता है, डायरिया बंदे में हो जाए तो उसका फ्लूइड लॉस ज़्यादा होगा तो हाइपोवोलीमिक हो सकता है, या अगर ना बंदे को इंजरी हुई है, ब्लड ज़्यादा लॉस हो गया तो हाइपोवोलीमिया तब हो सकता है, उसका फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा। तो आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो ग्राफ होगा ना वो स्क्वीज़ कर जाएगा। तो ये आपके पास मेनली फेज़ 1 की एबनॉर्मेलिटी होती है। तो ये मैंने बेसिक बातें जो ना थी कॉन्सेप्चुअल वो लिखी हुई हैं, और उसके बाद ना डिफरेंट डिफरेंट आपके पास केसेस के अंदर क्या क्या उसके ग्राफ्स बनेंगे ना। ये जो ब्लू वाले हैं ये तो ऊपर नॉर्मली हैं, लेकिन उसके बाद आपके पास जो उस डॉटेड में मैंने बनाए हुए हैं ना वो उसके अंदर जो चेंज आया ना उसके साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये मेरे नोट्स वैसे मैंने अलग से भी बना के ड्राइव में डाले हुए हैं, वहाँ से यहाँ पे अगर क्लियर ना हो तो वो वहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, ये नोट्स अगर आप देख लो तो आपके लिए आसानी रह जाएगी सिनेरियोज़ को उनको हल करने में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये स्पेशली वही है जो ये वगैरह ये आगे स्टेप्स के अंदर काम आते होते हैं, लूप्स वगैरह। अगर यूएचएस के लिए है तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सरसाकी इसमें से पूछता था, हमारा असेसमेंट का सवाल आया था। उसके बाद हमारे पास ना आ जाता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ प्री लोड और आफ्टर लोड। तो इसको अच्छे से समझ लेना है, इस प्री लोड और आफ्टर लोड के कॉन्सेप्ट को। फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको ना यहाँ पे फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म मिलेगा। ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, ये आपको लाजमी आना चाहिए। इधर यहाँ पे इन्होंने ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स से इसको जोड़ा हुआ है, ये इसको भी थोड़ा बहुत देख लेना। आगे आपके पास ये वही वाला पेज है। आगे चलें हम तो यहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का अफेक्ट इन्होंने बताया हुआ है। तो इसका ना सिंपैथेटिक और ये मैंने ना फिरदौस से टेबल ना उठाया था, तो इससे देख लेना, ये अच्छा कॉन्सेप्ट आपका बना देगा। और यहाँ पे आके ना आपको कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। क्रोनोट्रॉपिक अफेक्ट क्या होता है, आइनोट्रॉपिक अफेक्ट क्या होता है, और ड्रोमोट्रॉपिक अफेक्ट क्या होता है, ये डॉक्टर नजीब भी बता देते होते हैं। और वैसे भी आपको इनका पता होना चाहिए कि यानी हार्ट रेट अगर इंक्रीज़ हो रही है या उस हार्ट रेट डिक्रीज़ हो रहा है तो इसके तो उसका ना हार्ट रेट अगर इंक्रीज़ होगा तो पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक अफेक्ट होगा, और अगर हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा तो नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक अफेक्ट होगा। इसी तरह अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो होगी ना या करना कॉन्ट्रैक्शन फोर्स अगर इंक्रीज़ होगी तो पॉजिटिव आइनोट्रॉपिक अफेक्ट होगा, अगर कम होगी तो नेगेटिव आइनोट्रॉपिक अफेक्ट होगा। इसी तरह स्पीड वेलोसिटी जो होती है कंडक्शन वेलोसिटी, वो अगर ज़्यादा होगी तो पॉजिटिव ड्रोमोट्रॉपिक अफेक्ट होगा, कम होगी तो नेगेटिव ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट होगा। फिर आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का पार्ट, ये जो पोटेशियम आइंस का इफेक्ट है, हाइपरकैलेमिया हाइपोकैलेमिया। ये जो गाइटन में लिखा हुआ है ना इसको अच्छे से कर लेना। यहाँ पे ये जिसने पीडीएफ बनाई थी उसने बहुत ब्लर कर दिया है, ये मैंने ना उसी गाइटन में इसी के नीचे जो लिखे हुए ना उसी को फ्लो चार्ट की फॉर्म में शॉर्ट लिस्ट किया हुआ था। गाइटन वाले अल्फाज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से रट लेना। बाकी इसको मैंने ना यहाँ पे ना थोड़ा बहुत इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी आपको पता होना चाहिए, और ये वही ना है। तो इनका ना वैसे बाकी N71 वालों ने बहुत अच्छे आइंस के ऊपर ना नोट्स डिफरेंट जगहों से बनाए हुए हैं, तो आप N71 वालों से आइंस के लिए लाजमी नोट्स मांगना उनके। फिर आपके पास ना मैंने जो अभी पहले था इस चैप्टर के अंदर वो था वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे है वो एसए नोड का एक्शन पोटेंशियल। ये वैसे ही मैंने बनाया हुआ है और पेपर में इसी तरह आपने करके बनाना होता है कि आपने डायग्राम बनानी है, आपको पता हो कौन सा चैनल कहाँ पे खुल रहा है और कौन सा चैनल कहाँ पे बंद हो रहा है, ये भी पता हो आपको, और ये सारा का सारा आपने इसी तरह करके अच्छे से लिख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेस मेकर पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस आना चाहिए। फिर ये वही उन्होंने ना एक सवाल आता है कि ह्यूमन हार्ट जो है वो ऑटोमेटिक इन्फेक्शन किस तरह हो जाता है। ठीक है, तो वो ना फ़नी चैनल्स होते हैं सोडियम के, तो वो आपके पास ना इसको ऑटोमेटिक करते होते हैं। इनहेरेंट लीकीनेस ऑफ एसिनोडल फाइबर्स टू सोडियम चैनल्स, वही फ़नी सोडियम चैनल्स के थ्रू। तो वो सारी चीज़ ना इस वजह से हार्ट ऑटोमेटिक हो जाता है, तो इसको आपने अच्छे से कर लेना है। ठीक है, फिर आपके पास ना ये अगला चैप्टर जो है ये सिर्फ रीड है, ये वो जो मैं बता रहा था ना हार्ट लीकीनेस किस तरह होती है, वो यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि हार्ट ऑटोमेटिक किस तरह होता है। तो इसको सारे को आपने ना सिर्फ और सिर्फ रीड करना है। यहाँ से एक सवाल यूँ आ जाता है कि आपके पास ना एट्रियोवेंट्रिकल के ना डिले क्यों 0.16 सेकेंड का ना डिले एवी नोड के अंदर क्यों होता है। ठीक है, तो ये आपको पता, और इसकी नीचे कॉज जो है ना कॉज ऑफ स्लो कंडक्शन वो भी आपको लाजमी आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। फिर रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ कार्डिक इम्पल्स इन द वेंट्रिकुलर परकंजी सिस्टम, रीड करते जाना, कॉन्सेप्ट बनाते जाना। एवी बंडल में वन वे कंडक्शन बात होती है, हेडिंग्स अच्छे से कर लेना और अंदर के कॉन्सेप्ट ले जाना। इतना कोई SCQ के लिए इसमें से इम्पोर्टेंट नहीं होता, असल में यहाँ से इम्पोर्टेंट स्टार्ट होती हैं चीज़ें। यहाँ पे आपको ना मिलेगा एक्टॉपिक पेस मेकर, ये एक्टॉपिक पेस मेकर यहाँ ये ऊपर करके ये लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टोक्स एडम सिंड्रोम यहाँ पे भी है, 13 चैप्टर में मिलेगा, यहाँ से भी कर लेना, वहाँ से भी कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। स्टोक्स एडम सिंड्रोम पूछते होते हैं।
और एक टॉपिक पेसमेकर की रीज़न भी लाजमी पूछते होते हैं। फिर यहाँ पे ना आपको ना अब ये एस नोड और हार्ट की रिदमिसिटी के ऊपर ना सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के इफेक्ट्स मिलेंगे, तो इनको यहाँ से अच्छे से कर लेना। मैंने यहाँ पे इसके इस तरह करके ना फ्लो चार्ट्स बना लिए थे। जैसे पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन किस तरह अफेक्ट करेगी, सिंपैथेटिक किस तरह करेगी, फिर वो जो ना ओवरराइड सप्रेशन वो होती है, वो जो एस नोड बाकी सब पे करता है वो, फिर हार्ट रेट को डिफरेंट फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे होते हैं वो। तो ये आपको लाजमी सब ये सब पता हो, तो इस तरह करके आपके चैप्टर 9 और 10 की मार्किंग्स ख़त्म होती हैं। थैंक यू।